हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एनके चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 9 का आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं किसे कहते हैं? इसमें जो प्रश्न क्रिएट होने वाले हैं, पहले अपन उनकी चर्चा कर लें। भंवर धाराएं किसे कहते हैं, तो इसको सबसे पहले अपन अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके बाद में अपन उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो एक इसकी परिभाषा का प्रश्न बनता है। दूसरा, अपन देखेंगे कि ये जो भंवर धाराएं हैं वो कुछ परिस्थितियों में उपयोगी है और कुछ परिस्थितियों में अनुपयोगी भी हैं। तो यदि ये भंवर धाराएं उपयोगी हैं तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ क्रिएट होता है। और यदि ये भंवर धाराएं किसी परिस्थितियों में अनुपयोगी हैं, काम की नहीं है, तो फिर इनको कम कैसे किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 प्रश्न आज के इस टॉपिक में क्लियर होने वाले हैं और निश्चित रूप से आपको किसी भी बोर्ड परीक्षा के अंदर 1 अंक का प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। तो भंवर धाराओं को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझिए कि फैराडे ने और लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित अपने 2 नियम दिए। फैराडे कहता है कि किसी भी धातु की प्लेट हो या तार हो या कोई बंध लूप हो, जब उसको चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा जाता है या किसी भी परिस्थितिवश कारणवश उस लूप के, उस पृष्ठ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी उसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या तो बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, तो उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। और यदि लूप बंद मिल जाए, एक पूरा चक्र मिल जाए, यानी करंट को फ्लो होने के लिए कोई पाथ मिल जाए, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आप मान करके चलिए कि मान लीजिए आपके पास कोई धातु की एक प्लेट है, तो उस धातु की प्लेट में कोई निश्चित रास्ता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से होकर के जाएंगे। यदि आपके पास कोई एक तार है, तब तो आपके पास एक निश्चित रास्ता है कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तार से होते हुए जाएंगे। लेकिन यदि एक प्लेट है, तब आपके पास रास्ता नहीं है, आप किधर से भी होकर के उस इलेक्ट्रॉन को जाने दे सकते हैं। ठीक जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो मेले लगते हैं, उन मेलों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसके बीच में बैरियर लगाए जाते हैं, कुछ पतले पतले रास्ते बनाए जाते हैं। अगर वो बैरियर ना लगा करके, वो जालियां ना लगाई जाएं, तो जो भगदड़ है, जो भीड़ है, वो कहीं से भी होकर के गुजर सकती है। तो ठीक उसी तरीके से धातु की पट्टिका के अंदर यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी होकर के जा सकते हैं। जिस तरीके से समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जब लहरें उठती हैं, तो पानी के जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, उनको जाने के लिए कोई निश्चित रास्ते की ज़रूरत नहीं होती है, जिन्हें अपन भंवर कहते हैं। तो उसी भंवर के अर्थ के आधार पर यहाँ पर ये शब्द चुना गया है, भंवर धाराएं। यानी यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो भी ठीक उस समुद्र के पानी की तरह अनियमित दिशाओं में गति करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास धातु की कोई प्लेट होनी चाहिए, धातु का कोई एक बड़ा एरिया होना चाहिए, कोई पट्टिका होनी चाहिए। जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके अंदर विद्युत धाराएं उत्पन्न होंगी। ये बात फैराडे ने कही है। और लेंज कहता है कि वो जो करंट उत्पन्न होगा, उस करंट की डायरेक्शन उस दिशा में होती है जो अपनी उत्पत्ति के, अपने प्रोडक्शन के, अपने प्रोड्यूस होने के कारण का विरोध करे। क्लियर है मेरी कहानी? तो सबसे पहले अपन भंवर धाराओं की परिभाषा को लिखते हैं। यानी जब किसी पट्टिका के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फैराडे और लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं और पट्टिका में एक निश्चित रास्ता नहीं होने के कारण जो आवेश हैं, जो आवेशित कण हैं, वो किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं। इसलिए उसमें उत्पन्न होने वाली जो विद्युत धारा है उसे भंवर धाराएं कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अपन पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने भंवर धाराओं की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार लिखी है कि जब किसी चालक पट्टिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होता है किसी भी तरीके से। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की 3 स्थितियां अपन पढ़ के आए हैं। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, और इसलिए ठीक पिछले वीडियो में आयताकार कुंडली जब घूर्णन करती है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और वहां पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन केवल बी और ए के बीच का एंगल बदलने से है। तो किसी भी कारणवश जब इस धातु की पट्टिका के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे व लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उस धातु की पट्टिका में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। प्लेट में अनेक बंद पथ होने के कारण, बहुत सारे बंद पथ हैं धातु की चालक प्लेट के अंदर, तो अनेक बंद पथ होने के कारण इन विद्युत धाराओं की जो प्रकृति है वो पानी में उत्पन्न भंवरों के समान होती है। पानी के अंदर जब तूफान आता है तो वो जो लहरें उठती हैं उनके समान इन विद्युत धाराओं की प्रकृति होती है, जिससे इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। तो 1 नंबर की भंवर धाराओं की परिभाषा में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्या कि ये जो भंवर धाराएं हैं इनकी जो खोज है, इनका जो आविष्कार है वो एक वैज्ञानिक ने किया था, और उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट लिखता हूँ, हालांकि ये जो नोट है इसकी उतनी ज़्यादा विशेष उपयोगिता नहीं है, लेकिन कई बार इन भंवर धाराओं को दूसरे नाम से, इनका जो दूसरा प्रचलित नाम है फोको धाराएं, उनसे भी पूछा जा सकता है। तो इनकी खोज, इन भंवर धाराओं की जो खोज है वो सन 1895 में, ये सन याद रखने की जरूरत नहीं है, फोको ने की थी, जिससे इन्हें दूसरा जो नाम है इनका, जिससे इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। तो कई बार इस दूसरे नाम से भी इन्हें पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये बात है वो भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब अपने पास इसका जो अगला टॉपिक आता है कि इन भंवर धाराओं को प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो उसको आपको केवल समझना है कि ये भंवर धाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं, किस तरह से होती हैं। इसके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर पेज नंबर 208 के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। हालांकि आपको वो दोनों एक्सपेरिमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उसमें से जो एक एक्सपेरिमेंट है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप पहले वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स को, इसकी परिभाषा को अच्छे तरीके से लिख लें। अब अपन पेपर को थोड़ा ऊपर स्किप करेंगे और अगला टॉपिक लिखेंगे कि भंवर धाराएं हैं, इनका एक्सपेरिमेंटल जो डायग्राम है, इनका जो एक्सपेरिमेंटल डिस्प्ले है वो किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर अपन भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अपने को पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर अपने एक डायग्राम बनाया है। यह आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित किया है, यानी कि पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, और इसके अंदर ये एक धातु की पट्टिका या प्लेट रखी गई है जिसका नाम PQRS अपन कह रहे हैं, और आप इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं। इस एक्स की दिशा में आप इस पट्टिका को बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या होगा इससे? जैसे ही ये पट्टिका है वो इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेगी तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, इसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने केवल इसका एक पाथ है
उसको दिखाने का प्रयास किया है। यानी कुछ इस तरह से इसके अंदर करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे पाथ हैं, तो इसके अंदर पानी की जो धाराएं होती हैं उनकी तरह से विद्युत धाराएं प्रवाहित होंगी, जिससे इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। तो इस पैराग्राफ के इस डायग्राम के बारे में अपने को थोड़ा सा लिखना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि धातु की जो प्लेट PQRS है उसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। ठीक है, इसे बाहर खींचने पर, जब इस प्लेट को बाहर खींचा जाता है तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। पूरी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि इसके चुंबकीय बल रेखाओं में कमी होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं और जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। सब कुछ या विस्तार पूर्वक यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो विद्युत धाराएं हैं इनकी जो दिशा है वो लेंज के नियम के अनुसार इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से? कि उत्पन्न चुंबकीय बल, ये भंवर धाराएं हैं, वो इसके अंदर एक चुंबकीय बल उत्पन्न करेंगे और वो जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा इसकी गति की दिशा के विपरीत होती है। पिछले वीडियो के अंदर अपन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा कि यहां पे जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, क्या फॉर्मूला लगेगा उसका? ILB। ये जो चुंबकीय बल है वो इसकी गति का विरोध करता है, यानी इसको आगे की तरफ ले जाने नहीं देता है। तो इस सिद्धांत का, इसके इसी फंडामेंटल का उपयोग करके इन भंवर धाराओं को बहुत जगह उपयोग किया जाता है। कई ऐसे फील्ड हैं जहां पर इसी लॉजिक की वजह से इन भंवर धाराओं को प्रयोग में लिया जाता है। परंतु इसमें एक कहानी और भी होती है। क्या? कि ये जो भंवर धाराएं हैं, ये जो विद्युत धाराएं हैं, वो अनेक दिशाओं में होने के कारण इसमें बहुत उच्च तापमान इंक्रीज होता है। इनमें जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हालांकि उस बढ़े हुए टेम्परेचर का भी अपन कई फील्ड में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर ये भंवर धाराएं हैं वो टेम्परेचर उत्पन्न करेंगी और वो उस एक्सपेरिमेंट में, उस प्रयोग के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या करें कि ये जो भंवर धाराएं हैं इनकी वैल्यू कम हो जाए? जहाँ पे उपयोगी हैं वहाँ पर तो इनको उत्पन्न होने देते हैं, लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होना चाहिए, लेकिन उसमें भंवर धाराएं प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाए कि इन भंवर धाराओं की जो वैल्यू है उसको अपन कम कर सकें। तो अब अपना जो अगला टॉपिक बनता है वो है भंवर धाराओं को कम कैसे किया जा सकता है। अभी आप इसको लिखें, मैं पेपर को थोड़ा ऊपर स्किप करता हूँ। तो भंवर धाराओं को कम कैसे किया जा सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अपने सामने रह जाता है। इन भंवर धाराओं की वैल्यू को कम कैसे कर सकते हैं? तो अभी ये आपके पास एक आयत के आकार की कोई चालक पट्टिका थी और उसको यदि आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजारते तो उसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होती, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती। भंवर धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? कि बंध पथों की संख्या ज्यादा हो जाना, जो बंध लूप आप लोगों को मिल रहे थे उनकी संख्या ज्यादा हो जाना। लेकिन यदि उस पट्टिका के अंदर कुछ इस तरीके से खांचे काट दिए जाएं, बीच में से उसको काट दिया जाए, गैप बना दिया जाए, तो अब क्या होगा कि अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, आवेश वाहक हैं, चार्ज कैरियर हैं, उनको अब बंध लूप नहीं मिल पाएंगे। और जब बंध लूप नहीं मिल पाएंगे तो ओपन लूप बन जाएंगे, ओपन सर्किट बन जाएगा, खुला सर्किट बन जाएगा। और खुले सर्किट के अंदर विद्युत वाहक बल तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसमें प्रेरित धारा है वो प्रवाहित नहीं हो सकेगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी चालक पट्टिका के अंदर खांचे काट करके उत्पन्न होने वाली भंवर धाराओं की मात्रा को कम कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा ये ठीक वही एग्जाम्पल है जैसे मेले के अंदर या किसी मंदिर के अंदर जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ निश्चित रास्ते बना दिए जाते हैं, गैलरीज बना दी जाती हैं, बैरियर लगा दिए जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इन आवेशवाहक की जो इलेक्ट्रॉन है इनके पथ के अंदर इनके जो लूप है उनको यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं।
तो आपको सिंपल इसका आंसर लिखना है कि भंवर धाराओं को कम कैसे किया जा सकता है। इसके उत्तर में अपन लिखते हैं। तो इसके लिए अपन ने लिखा है कि चालक पट्टिका में खांचे काटे जाएं। यदि चालक पट्टिका में खांचे काट दिए जाएं तो यह सरलता से गति कर सकती है, आसानी से गति कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि खांचे काटने से जो भंवर धाराएं हैं उनके लिए उपलब्ध होने वाले जो बंध पथों की संख्या है, जो बंध लूप प्राप्त हो रहे थे ज़्यादा संख्या के अंदर, उसमें कमी आ जाती है। और जब बंध पथों में कमी आ जाएगी तो विद्युत धारा कुछ निश्चित पथों से होकर के गुजरेगी, जिससे भंवर धाराओं के मान में कमी आ जाती है। अब इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने कहाँ देखा है कि भंवर धाराओं को कम करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर याद है आप लोगों को? ट्रांसफार्मर की बनावट आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर पढ़ी होगी। तो ट्रांसफार्मर में जो लगी हुई पत्तियां होती हैं, लगी हुई जो ब्लेड्स होती हैं, वो पत्तियां बहुत पतली पतली और बहुत संख्या में होती है। लगी पत्तियों को पॉलिश कर, वार्निश करके पॉलिश कर एक दूसरे पर बहुत सारी संख्या में रखी जाती हैं, एक दूसरे पर अनेक संख्या में रखी जाती हैं, अनेक संख्या में रखी जाती है। तो इस तरीके से भंवर धाराओं का मान है वो वहाँ पर ट्रांसफार्मर में कम किया जाता है। तो ये इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण भी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करें और अपने नोट्स लिख लें। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि भंवर धाराओं के जो उपयोग हैं वो क्या क्या है, यूज क्या क्या है। भंवर धाराओं के उपयोग। भंवर धाराओं के उपयोग में आपको जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो केवल उन उपयोग की जो हेडिंग है आपको वही लिखनी होती है। ज़्यादा विस्तार या एक्सप्लेनेशन की आपको परीक्षा के अंदर ज़रूरत नहीं है। केवल आप उन्हें अपने समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं या थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि अपन इसके प्रयोगों की बात करें तो इसका प्रयोग आपको पता है कि लेंज का जो नियम है उसको आधार बनाया गया है। यानी उत्पन्न होने वाली जो भंवर धाराएं हैं वो अपनी उत्पत्ति के कारण का, उस गति के कारण का विरोध करती हैं। आप लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर डिस्क ब्रेक देखे होंगे। आपको आइडिया होगा जो बाइक होती हैं, जो बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं, कुछ एक बाइक्स के अंदर भी पावर ब्रेक होते हैं। तो पावर ब्रेक में अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो उनके आगे का जो पहिया होता है जहाँ पे पावर ब्रेक होता है वहाँ पे एक बड़ी सारी धातु की प्लेट लगी होती है। तो वो सारे के सारे इस भंवर धाराओं के उपयोग के ऊपर होता है। ठीक है। और वो जो प्लेट है वो ज़्यादा मात्रा में भंवर धाराओं के कारण गर्म ना हो जाए, इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक की जो प्लेट होती है, ब्रेक की जो प्लेट होती है, उसके बीच में छोटे छोटे होल भी निकाले हुए होते हैं। तो कहने का मतलब भंवर धाराओं का जो उपयोग है वो ब्रेक के अंदर किया जाता है। और ब्रेक का यदि अपन उदाहरण लिखें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विद्युत रेलगाड़ियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादा वर्णन करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में। ठीक है। तो आपको ये इसका पहला उपयोग यहाँ पे हो जाता है। दूसरा, अभी अपन ने पढ़ा है कि भंवर धाराएं हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी जनरेट करती हैं, उच्च तापमान भी उत्पन्न करती हैं। तो उच्च तापमान का जो उपयोग है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके एक पर्टिकुलर भाग की सिकाई की जाती है, हीट किया जाता है, ताकि वो जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
ऊष्मा उपचार में, ऊष्मा उपचार में, ऊष्मा उपचार का मतलब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि रोगी के शरीर के किसी भाग, रोगी के शरीर के किसी भाग की सिकाई करना, हीट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसका जो उपयोग है वो कैंसर के अंदर किया जाता है। तीसरा अपन बात करते हैं कि जब हीट की जो वैल्यू है, ऊष्मा यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो इसका जो उपयोग है वो इंडक्शन भट्टियों के अंदर भी किया जा सकता है, प्रेरण भट्टियों में भी किया जाता है, प्रेरण भट्टियों में इसका उपयोग है वो किया जाता है। क्लियर है? देखिए, प्रेरण भट्टियों का जो मुख्य काम है वो, मान लीजिए आपको लोहा प्राप्त करना है, तो लोहा है वो प्रकृति के अंदर शुद्ध मात्रा में नहीं पाया जाता है, वो बहुत सारे तत्वों के साथ में मिलकर के अशुद्धियों के रूप में पाया जाता है। तो यदि आप उसको प्योर करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अनेक मेथड हैं, हालांकि उसके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन उनमें से एक विधि ये है कि आप उसको हीट करके, गर्म करके, पिघला करके भी आप उसे प्योर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुनार वगैरह को देखा होगा, वो अपनी शॉप के अंदर जो गोल्ड होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब धातु को पिघलाने के लिए, अब धातु है उसको पिघलाने के लिए तो अपने को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो टेम्परेचर है वो इन भंवर धाराओं का उपयोग करके जनरेट किया जा सकता है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेरण भट्टियों के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना धारामापी होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। धारामापी में क्या होता है कि यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसकी जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है, और विक्षेपित होने के बाद में उसे पुनः अपनी सामान्य स्थिति में लाने के लिए इन विद्युत धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आप इसका जो चौथा एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं। इसको लिखा जाता है रुद्ध दोलन धारामापी। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग भंवर धाराओं के उपयोग में ये चार मुख्य जो बातें हैं वो लिख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। बस आज के इस टॉपिक में केवल अपन इतना ही पढ़ेंगे, केवल 3 ही प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तीनों प्रश्नों के बारे में अपन ने अलग अलग चर्चा कर ली है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।